नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का इस प्यारी सी आज की इस क्लास में, सीडीपी की इस क्लास में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ सीडीपी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास में प्यारे बच्चे हम आपसे डिस्कस करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में या ब्लूम के बारे में। ब्लूम ने टेक्सोनॉमी जो दी है, जो ब्लूम का जो सिद्धांत है वो किस पर है, ब्लूम ने क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या नहीं की हैं, सारे पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही क्वालिटी डिस्कशन होने वाला है। मैं सभी बच्चों से गुजारिश करता हूं कि जैसे वीडियो 9 बजे शुरू होता है आप सभी के सभी शामिल हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके साथ में डिलीवर करने वाला हूं। मैंने आपको बोला भी है, चाहे वो पेड वाले बच्चे हों और चाहे वो यूट्यूब वाले बच्चे हों, मैं सबके लिए एज वेल एज पढ़ाता रहता हूं। तो सभी से ये गुजारिश है कि आप सभी समय से इसको ज्वाइन करें और सेशन को साकार करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जितने भी नए बंधु हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा, आभार रहेगा हमारे इस मुहिम में जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए। शुरू करेंगे आज की इस प्यारी सी क्लास को, ब्लूम टेक्सोनॉमी की क्लास को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। एक या दो प्रश्न आना अनिवार्य है, हर बार आता है, हर बार की तरह इस बार भी आपको एक या दो प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो मैं तो आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये जो क्लास है इसको आप बड़े ही गौर से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी से आया हुआ कोई भी प्रश्न कहीं से भी गलत ना हो पाए। लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ आपको उतनी ही बात यहां पर पढ़ाने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख लें, लिखा है ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब कुछ एजुकेशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हीं पर आधारित है हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी। और ये जो आप मनमोहक चेहरा देख पा रहे हैं, मनोहर सा चेहरा देख पा रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ब्लूम साहब ही हैं। आप कहोगे बेंजामिन ब्लूम है इनका पूरा नाम था। बीएस ब्लूम का मतलब बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नाम था। ये उनकी ही फोटो है। बेंजामिन ब्लूम जो हैं, याद रखिएगा हमेशा जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं तो दो लोगों के हिसाब से करते हैं। कोई कोई हर्बर्ट का लेसन प्लान बनाता है और कोई कोई बीएस ब्लूम का लेसन प्लान बनाता है। मैंने जहां से बीएड किया हुआ है वहां पर ब्लूम की टेक्सोनॉमी पर आधारित ही लेसन प्लानिंग कराई जाती थी, लेसन प्लान तैयार किए जाते थे। तो याद रखिएगा एजुकेशन में हमारे बीएस ब्लूम साहब का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही अच्छा योगदान है। इनको आप कभी मत भूलिएगा। हर बार परीक्षा में एक आध प्रश्न जरूरी से पूछे जाते हैं और इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। रोज मैं आपको डिस्कस करवाता हूं पेपर। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा बदल दिया जाए। अब का क्रम ये रहेगा कि एक दिन आप कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर देखेंगे और एक दिन आप पढ़ेंगे, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं, आप पढ़ेंगे अपना प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में आपको बता दूं, जिस भी बच्चे ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है वो लेट हो गया है, उस अवेयरनेस में देरी हो गई है। आप कुछ मत करिए, सारे के सारे प्लेलिस्ट में आपको मौजूद हैं प्रीवियस ईयर पेपर। उनको देखिए, उनका एनालिसिस समझिए। मेरा ऐसा दावा है कि देख करके और एनालिसिस समझ करके आप आराम से 30 में से 20 क्वेश्चंस को आराम से सही कर सकते हैं, जब किसी ने कुछ भी ना पढ़ा हो। और अगर किसी भी बच्चे ने थोड़ी भी अगर तैयारी कर रखी है और अगर वो प्रीवियस ईयर का सही से डिस्कशन करता है, सही से उनको देखता है, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है कि 25 नंबर लाने से उसको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। शुरू करते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे जो पहला बेसिक सा प्रश्न बनता है वो बनता है कि ब्लूम का पूरा नाम क्या था। आप कहोगे बेंजामिन ब्लूम। और ये निवासी कहाँ के थे, तो आप सब जानते हैं कि ये अमेरिका के निवासी थे। सबसे जो बेसिक प्रश्न बनेगा वो सबसे बेसिक प्रश्न प्यारे बच्चे यही बनेगा कि बीएस ब्लूम कहाँ के निवासी थे। एक बार थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा। चलिए, क्योंकि हमारे टेक्स्ट में अगर बहुत ज़्यादा वैसा भी हो जाएगा तब भी गड़बड़ होती है। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो इनका पूरा नाम क्या था। आप कहेंगे बेंजामिन ब्लूम था। और ये निवासी कहाँ के थे, तो आप कहेंगे अमेरिका के निवासी थे, यानी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्यारे बच्चे दिया हुआ है।
इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, ये 3 प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं या इनका 3 प्रकार से विभाजन होता है। एक तो होता है ज्ञानात्मक पक्ष, एक होता है भावात्मक पक्ष और अगला होता है आपका क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और आप कहेंगे क्रियात्मक पक्ष। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। यहाँ की अगर हम बात करना शुरू करें चाहें तो सबसे पहले आप समझिए कि ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, कॉग्निटिव डोमेन क्या है। बीएस ब्लूम ने कहा कि भैया जो भी बच्चे के शैक्षिक उद्देश्य हैं वो बिना ज्ञानात्मक पक्ष के या बिना कॉग्निटिव डोमेन के आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य है वो है किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक टॉपिक को या किसी भी एजुकेशनल किसी भी एक प्रकार की शिक्षा को बच्चे के अंदर कह सकते हैं बच्चे को देना या बच्चे के अंदर बिठाना किसी भी कॉन्सेप्ट को। अब इसके लिए अगर उसमें ज्ञानात्मक पक्ष नहीं है, मतलब वो कॉग्निटिव उसमें डोमेन नहीं है, यानी उसमें दिमाग ही नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहता है, तो आप कैसे कर सकते हैं। उसमें नॉलेज होना चाहिए, उसमें सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए, उसमें अभिप्रेरणा होनी चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए, तभी तो कोई बच्चा सीख पाएगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है। भावात्मक पक्ष का ये मतलब होता है कि जब तक भाई किसी को जरूरत नहीं होती है तब तक भाई बच्चा जब अफेक्ट ही नहीं होगा किसी भी पास से तो सीखना क्यों चाहेगा। भाई आपको अगर भूख नहीं लगी है और आपको जबरदस्ती खाना दिया जाए, क्या आप खाओगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी खाना खाने के लिए कम से कम आपका भावात्मक पक्ष तो तैयार होना चाहिए। भाई बच्चे को ये तो हो कि हमें पढ़ना क्यों है, हमारी पारिवारिक स्थिति खराब है, हमारे माता पिता गरीब हैं, या मतलब कुछ कोई ना कोई ऐसी स्थिति जरूर होनी चाहिए जिसके लिए बच्चा जो है पढ़ने के लिए मजबूर हो, बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो। और जब तक कोई अफेक्टिव डोमेन नहीं होता है, जब तक कोई, आप ये बात समझ लिए, जब तक कोई मजबूरी नहीं होती है, अगर आदमी को भूख ना लगे, अगर व्यक्ति को भूख ना लगे तो कोई खाना क्यों खाएगा। ऐसे ही अगर किसी को जरूरत नहीं है उस एजुकेशन की, वो एजुकेशन, आप जैसे मुझसे कहोगे आप ट्रक ड्राइवरी सीखो, मैं क्यों सीखूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। परंतु आप हमसे कहेंगे सर जी ये नया कॉन्सेप्ट आया, आप इसको सीखिए क्योंकि मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मेरा जो खाना है वो शिक्षा पढ़ाने से ही चलता है, तो मैं उसको सीखना चाहूंगा। यानी सीखने के लिए सबसे पहली बात तो दिमाग होना चाहिए, दूसरी बात है सीखने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए, भावात्मक पक्ष होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और अगली बात यह है कि क्रियात्मक पक्ष। अब मान लीजिए कोई भी बच्चा सीखना चाहता है, उसके पास भावात्मक पक्ष भी है, माने एक जायज उसके पास में कुल मिला के आप कह सकते हैं एक जायज कारण भी है, उसके पास दिमाग भी है, लेकिन अगर वो कर्म नहीं करेगा, साइकोमोटर का मतलब होता है अगर वो क्रिया नहीं करेगा। भाई मैं यहां पर बैठा हूं और मुझे भूख लगी, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो क्या मुझे खाना मिलेगा? तो आप कहोगे नहीं मिलेगा। भाई खाना कम से कम इवन दिन प्लेट लेकर खाना तो पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे के पास दिमाग है, बच्चे के पास सीखने का वाजिब कारण है, और अब क्या है कि बच्चे को क्रिया करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा, कोचिंग जानी पड़ेगी, ट्यूशन जानी पड़ेगी, कापी किताब खोलना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्रियात्मक पक्ष में आती हैं, आप कहेंगे साइकोमोटर डोमेन में आती हैं। यानी कुछ मिला के बच्चे को प्रयास तो करना पड़ेगा, तभी तो वो सीखेगा। तो बेंजामिन ब्लूम ने ये सारे के सारे जो चीजें हैं, इनको जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं, सिखाने का जो उद्देश्य है, उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया। कि प्रथम उद्देश्य है कि बच्चे का क्या होना चाहिए, आप कॉग्निटिव डोमेन उसमें डेवलप करो, यानी कम से कम बच्चे में समझ होनी चाहिए। दूसरी बात है बच्चे को आवश्यकता होनी चाहिए। तीसरी बात है बच्चे को काम करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी किसी भी चीज को सीखने के लिए। आई होप ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ब्लूम टेक्सोनॉमी को पढ़ते समय बस ये समझिए आप कि आपको जो समझना होता है वो एक ही पक्ष समझना होता है, जिसको आप कहते हो ज्ञानात्मक पक्ष। बाकी चूंकि अफेक्टिव डोमेन और जो साइकोमोटर डोमेन है उसमें ज्यादा दम नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है इसको कितने भागों में इन्होंने बांटा है और वो कहां से कहां की तरफ जाता है, कितने स्तर होते हैं कि बच्चे में ज्ञानात्मक डोमेन को आप चेक करने जा रहे हो तो बच्चा कितने प्रकार से गुजरेगा तब वो ज्ञानात्मक चीजों को सीख पाएगा या ज्ञान को अर्जित कर पाएगा। ध्यान सुनना। तो याद रखिए बीएस जो ब्लूम थे, इन्होंने अगर अपनी टेक्सोनॉमी की बात करें तो 1956 में
अपनी टेक्सोनॉमी को क्या किया था, अपने इस सिद्धांत को कह सकते हैं, अपने इस विचार को प्रस्तुत किया था जनता के सामने, अमेरिकी जनता के सामने 1956 में। तो एक सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी कब दी, तो आप कहोगे 1956 में, 1956 में क्या किया, ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी दी, या आप कह दीजिएगा, और उन्होंने मेन बात कॉग्निटिव, आप कह सकते हैं ज्ञानात्मक पक्ष पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। इनके जो टेक्सोनॉमी है मानसिक क्षमताओं से संबंधित होती है। आज से पूछा जाए बताओ ब्लूम टेक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है, तो आप कहोगे किससे रिलेटेड है, तो मानसिक क्षमताओं से, यानी आप कहोगे मेंटल एबिलिटीज से क्या है, संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक बात, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर में ले जाना। यानी अब अभी तक क्या होता है कि मान लीजिए आपको का, ख, गा, या आप कह दो कि ए बी सी आपको आता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी कहती है कि एबीसी में ही नहीं पड़े रहना है, धीरे धीरे आप क्या करिए, आप स्पेलिंग बनाना सीखिए, उसके बाद में आप मीनिंग जानना सीखिए, और उन मीनिंग को किसी भी एक सेंटेंस में प्रयोग करना सीखिए। यानी सरल से कठिन की ओर, या आप कह दो कि सिंपल से हार्ड की तरफ जाना इसका उद्देश्य है, पहली बात है। दूसरी बात है शिक्षण अधिगम में निम्न स्तर से उच्च स्तर। भाई ये तो निम्न स्तर, ये तो सबको आता है, और धीरे 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 उच्च स्तर तक ले जाना इसका क्या है, आप कहोगे इसका लक्ष्य है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। आज पूछा जाए ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो ज्ञानात्मक पक्ष है, कॉग्निटिव डोमेन है, वो मानसिक क्षमताओं से संबंधित है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे सरल से कठिन की ओर जाना, या निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना। ठीक है, जो नीचे निम्न स्तर के हैं वो धीरे 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 अपनी समझ को बढ़ा करके ऊंचे ऊपर के स्तर तक पहुंचना। यार बच्चे मौसम बदल रहा है, क्योंकि हमें कई जगह ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने जाना पड़ता है, तो मौसम के बदलने के साथ साथ आप भी थोड़ा थोड़ा अवेयर रहिए, वरना आप कोल्ड का शिकार हो सकते हैं, आप फीवर का शिकार हो सकते हैं, और ऐसे में कोल्ड और फीवर आना आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है। तो थोड़ा सा संयम बरतेंगे, ठीक है। मेरा बस इतना ही कहना है कि संयम बरतिए, ऐसा कोई भी काम मत करिए जो परीक्षाओं में आपको आगे चल के बाधा उत्पन्न करे। अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए जो ज्ञानात्मक पक्ष था, आप कहो कि इन लेवल सरल से कठिन और निम्न स्तर से उच्च स्तर, यानी लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने के लिए जो बीएस ब्लूम थे, इन्होंने क्या किया कि ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांट दिया। और याद रखिए कि ये 6 के 6 भाग कैसे हैं, फिक्स हैं। कब आई थी, तो आप कहोगे 1956 में इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा सबसे जो निचला लेवल होता है वो क्या होता है, नॉलेज, यानी क्या होता है, ज्ञान होता है। उसके बाद क्या होता है, आप कहोगे बोध होता है, माने कॉम्प्रहेंशन या अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, यानी अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद में विश्लेषण होता है, यानी एनालिसिस होता है। फिर उसके बाद में सिंथेसिस होता है, यानी संश्लेषण होता है। और सबसे लास्ट में होता है मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन होता है। कैसे याद करेंगे, तो आप याद करेंगे सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज, फिर क्या होता है कॉम्प्रहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद में होता है एप्लीकेशन, क्या होता है, आप कहोगे एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन के ऊपर क्या आता है, तो आप कहोगे एप्लीकेशन के ऊपर आता है एनालिसिस। एनालिसिस के बाद क्या आता है, आप कहोगे सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे इवैल्यूएशन। आपको ये चीजें रटनी पड़ेंगी, मैं आपको खुले रूप पर बताता हूं कि भैया ये चीजें आपको रटनी ही पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बताइए निम्न में से ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आया हुआ भाग नहीं है, या निम्न में से ब्लूम का वर्गीकरण नहीं है। ये बातें आपसे बार बार वहां पर पूछता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपसे पूछेगा किसके बाद कौन आता है, क्योंकि ये जो सारे के सारे स्तर हैं, ये क्या है, एक मिनट इसको हटा देते हैं, समझते जाइएगा। मैंने आपके लिए कुछ सारे इमेज को भी मैंने इंसर्ट करके रखा हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ध्यान से देखिएगा। देखो ये क्या है, तो आप कहोगे ये जो ज्ञान है ये निम्न स्तर है, और धीरे 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 जाकर बच्चा कहाँ जाएगा, तो आप कहोगे कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये है निम्न स्तर, और उसके बाद में धीरे धीरे कहाँ जाएगा, तो आप कहोगे धीरे धीरे जाएगा उच्च स्तर पर। ठीक है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जाएगा, निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जाएगा। अब हम जरा इसको देखते हैं, फिर इसके आगे के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आप यहां पर देख रहे होगे कि मैंने उन्हीं चीजों को यहां पर क्या लिखा है,
हिंदी में लिखा हुआ है। याद रखें, ये जब ब्लूम ने सर्वप्रथम 1956 में ये चीजें दी थी, तब इनका इस प्रकार से इन्होंने इन चीजों को डिवाइड किया था। लेकिन याद रखिएगा 2001 में इसको रिवाइज भी किया गया। ये बात मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले ये समझो ज्ञान क्या है। आगे चलकर ज्ञान को आपको एक और शब्द मिलेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो, ये रिमेंबरिंग, चाहे इसी को कहो चाहे इसी को कहो आप, नॉलेज, याद रखिएगा दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। चाहे इसको आप कहो नॉलेज और चाहे इसको कहो रिमेंबरिंग। खैर, आ जाइए ज्ञान। कोई छोटा बच्चा था, उसको जैसे कोई एक नया कॉन्सेप्ट है, एक गणित का जब आप सवाल पढ़ने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने देखा कि भैया दो प्रकार के, ऐसे प्रकार के हमको क्या दे दिए जाते हैं, तो आपने कहा दो प्रकार के हमको फंक्शन दे दिए जाते हैं। तो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दे दिया जाता है, तो सबसे पहले आपने इस सूत्र को क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने क्या किया, इसको रटा पहले याद किया। आई होप यहां तक आपको दिख जरूर रहा होगा। आपने क्या किया, सबसे पहले इसको याद किया, इसका सबसे पहले ज्ञान लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सबसे पहले आपने इसको सब सर्वप्रथम बार देखा, तो आपने इसका ज्ञान लिया, इसको समझा बूझा, और उसके बाद में जब आपने इसको देख लिया, रट लिया, फिर आप क्या गए, उसके ऊपर वाले लेवल में गए। अब आपने इसको समझना शुरू कर दिया कि ये आया कैसे था, इसका ये डिराइव कैसे हुआ, ये सब बातें आपने समझनी शुरू कर दी। यानी इस a प्लस बी स्क्वायर को आपने सबसे पहले देखा, यानी आपके नॉलेज पर आया सबसे पहले, यहां पर आपको ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद में आपने इसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया, सीखना शुरू किया कि ये हुआ कैसे है। जब आप ये जानने लगे कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये आया कैसे है, अब आप ऊपर क्या करना शुरू करोगे, कोई भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करना शुरू करोगे। जैसे कि सवाल मिल गया कि 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर आपको दिया गया। अब चूंकि सूत्र को आपने देखा है, आप समझ चुके हैं कि यह किस प्रकार के सवालों में लगता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस में लगता है। अब आप यहां आकर इसका क्या करोगे, प्रयोग करोगे। आप कह सकते हो कि सीखे हुए ज्ञान का, समझे हुए ज्ञान का जब बच्चा दैनिक जीवन में, या आप कहेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार जब प्रयोग करना शुरू कर देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। यानी जो आपने सीखा था, जो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपने सीखा था, समझा था, वहां पर इसको अप्लाई कर दिया, इसको माना a, इसको माना b, और सूत्र लगाकर आगे सॉल्व करना शुरू कर दिया। जब आपने ये कर लिया, तब आपने ऊपर आप गए, फिर आपने क्या किया कि इसका एनालिसिस करना शुरू किया, क्या ये सही है कि नहीं है। जब आपने पूरा लगा लिया, फिर आप इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं। एनालिसिस में क्या होता है कि आप इसको होल में चेक कर रहे हैं कि यार ये हमने लगाया था, सही है कि नहीं सही है। उसके जब आप ऊपर के लेवल में गए, तब आपने क्या किया, इसका सिंथेसिस किया, मतलब इसके अलग अलग पार्ट को, कि ये a है, ये b है। हमने जब लिखा a स्क्वायर, तो हमने क्या किया, 3x का होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में तो 9x स्क्वायर, मतलब सिंथेसिस का मतलब होता है, या संश्लेषण का मतलब होता है। देखो, विश्लेषण में क्या होता है कि आपने सिर्फ इसका उत्तर चेक किया कि कैसा है, अनुप्रयोग किया और सीधे उत्तर चेक करना कि ये कैसा है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। और विश्लेषण में होता है कि इसको शुरू से लेकर आखिरी तक वॉच करना, शुरू से अंत तक वॉच करना, एक एक जब आप स्टेप देखोगे तो उसको कहेंगे संश्लेषण। और जब संश्लेषण हो गया, तो आपने मूल्यांकन किया, या तो सही है और या तो गलत है। यानी उस पर फिर आपने एक सोच अपनी बना ली कि सही है या गलत है। समझ पा रहे हो कि नहीं। दूसरी बात आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, ये बात आपको सबको समझ में आ गई, और समझ में आ गई है तो अगले वाले में सीखो आके। देखो, 1 मिनट रुक जाइएगा, यहां पर देखो, अभी इसी में देखें क्योंकि वो तो फिर नया वाला आ जाएगा है। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ी माफी देंगे भैया, क्योंकि मौसम बदल रहा है और मुझे हो चुका है भीषण तरीके से जुकाम। तो आप अब एक दूसरे एग्जाम्पल से जरा समझने की कोशिश करें। देखिए, दूसरे तरह के एग्जाम्पल से आप समझेंगे, बार बार समझेंगे, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद हम बताएंगे ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो, और कब चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, किसने चेंज किया, ये सारी बातों पर हम चर्चा फिर से करेंगे। देखो,
मान लीजिए कि आप जो हैं, ठीक है देखो, मान लीजिए कि आप जो थे, आपने क्या किया है, आप बच्चे को व्यायाम सिखाना चाह रहे हैं, आप कहेंगे आप शारीरिक शिक्षा उसको देना चाह रहे हैं, आप बच्चे को व्यायाम सिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि बच्चे को व्यायाम का जो है नॉलेज दोगे कि भैया देखो ये जो आप कर रहे हो ना, जो प्राणायाम कर रहे हो, इसको ऐसे ऐसे किया जाता है। तो बच्चे ने सबसे पहले आपको प्राणायाम करते हुए क्या किया, आप कहोगे सबसे पहले प्राणायाम करते हुए बच्चे ने आपको देखा, बच्चे ने देखा, और बच्चे ने जब देखा तब उसने आपसे पूछा कि भैया एक बात बताओ कि ये जो आपका जो प्राणायाम है इससे फायदे क्या होते हैं और इससे घाटे क्या हैं, इससे हम करेंगे तो हमको कौन सी ऐसी चीज प्राप्त होगी जो हमको इसको करना चाहिए। आपने बताया कि भैया इसको करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, तो आपने इसको समझाया, तो इसने अपने दिमाग पर एक प्राणायाम को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, एक सोच बनाई, आप कहोगे एक प्रकार का दिमाग लगाया आपने, ठीक है। उसके बाद में क्या किया कि आप जब थे तब तो थे ही, आपकी अनुपस्थिति में जब ये समझ गया कि भैया ये लाभ की बात है, ये कहीं ना कहीं आपको लाभ दे करके जाएगी, तब बच्चे ने क्या किया, इसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दिया, या इसको रोज जो है प्राणायाम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आपने इसको सिखाया था, तो इसने क्या लिया था, नॉलेज लिया था। उस नॉलेज को इसने तर्क की कसौटी पर कसा, यानी आपसे बार बार प्रश्न किए, तब ये समझ गया कि यार है तो फायदे की चीज। और जब इसको लगा कि यार फायदे की चीज है, इससे जब इसने 2-4 बार किया तब इसको लगा कि यार फायदे की चीज है, अब इसने अपने जीवन में इसका अनुप्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्राणायाम करने लगा। जब इसने अलग अलग प्रकार के प्राणायाम किए, तब इसने एक दिन क्या किया कि इसका एनालिसिस किया, इसको देखा कि अब देखिए कि हमने किया तो था, अब देखें कि जैसे कि मान लीजिए कोई मोटा है, किसी का फैट ज्यादा है, उसने कोई ऐसा प्राणायाम किया, सबसे पहले उसने ज्ञान लिया कि भैया कैसे करते हैं, आपने सिखाया कि ऐसे करते हैं, उसने समझा कि इससे स्ट्रेन कहाँ कहाँ आता है, जोर कहाँ का आता है, आपने सिखा दिया। उसने उस प्राणायाम को, मोटापा कम करने वाली एक्सरसाइज को अपने जीवन में लागू किया। फिर उसके बाद में एक दिन वो क्या कर रहा है, इसका एनालिसिस कर रहा है, देख रहा है कि जो मैं कर रहा था उससे कोई लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, उसने देखा। उसने जब देखा कि भैया लाभ तो हो रहा है, फिर वो संश्लेषण करना उसने शुरू किया कि यहां पर बताया गया था कि इस बॉडी पार्ट में करोगे तो ऐसा एनालिसिस आएगा, ऐसा आएगा। इसने क्या किया इसने भैया संश्लेषण किया। देखो विश्लेषण में क्या होता है कि आप चीजों को या आप जो भी कर रहे हो उसको एक साथ देखते हैं, होल के रूप में देखते हैं, एक साथ देखते हैं। लेकिन जब आप संश्लेषण करते हैं तो चूंकि इससे ऊपर की क्रिया है, तो उस पे आप उसको एक एक करके देखते हो, यानी हर एक भाग पर या हर एक पार्ट पर आपकी करेगा, हर एक पार्ट पर आपकी बार बार नजर जाती है कि भाई आपने तो कहा था कि यहां पर आएगा, तो फिर ये क्या करता है, तो जो संश्लेषण होता है यानी जो सिंथेसिस होता है, वो एनालिसिस तो बहुत बड़ी चीज होती है, समझ गए। और लास्ट में होता है मूल्यांकन, कि मतलब फायदा हुआ या नहीं हुआ। मतलब 2 प्रकार से चेक किया, पहले तो सरसरी निगाह से चेक किया, फिर एक एक करके विधिवत चेक किया, और फिर लास्ट में मूल्यांकन किया कि देखो भैया ऐसा है कि कोई बात बनी कि नहीं बनी, अब क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करेगा और सारी जिंदगी के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में मेरी आई होंगी। अगर आई हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि ये चीजें तो चल ही रही थी, ठीक है, ये चीजें तो चल रही थी, क्या क्या आ रहा था, तो एक बार जरा हम देख लेते हैं कि मैंने कहा था सबसे पहले क्या था, तो आपने कहा कि सबसे पहले भैया था नॉलेज, ध्यान से सुनते जाना। उसके बाद में क्या आ रहा था, तो आप कहोगे उसके बाद आ रहा था अंडरस्टैंडिंग, यानी समझदारी, यानी बोध। नॉलेज को कहते हैं ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं बोध। उसके बाद क्या आया था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, तो आप कहोगे एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। उसके बाद क्या आ रहा था, उसके बाद आ रहा था एनालिसिस यानी आ रहा था, आप कहोगे विश्लेषण। उसके बाद क्या आ रहा था, तो आप कहोगे सर जी आ रहा था सिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संश्लेषण।
और उसके ऊपर क्या आ रहा था, तो आप कहोगे कि इसके ऊपर आ रहा था इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, यानी आप जानते हो उसको हम कहते हैं भैया मूल्यांकन आ रहा था। ठीक है बात, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उन्होंने 1956 में दिया था। कब दिया था? 1956 में BS ब्लूम ने दिया था। ब्लूम टेक्सोनोमी जो संस्था है, उसी के जो आगे चलकर जो वर्कर हुए, जो कर्मचारी हुए, उन्होंने क्या किया, इसको बदल दिया 2001 में। ये देखो ब्लूम टेक्सोनोमी ओरिजिनल वाली है, देखो यहां पर लिखा हुआ है नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ध्यान से सुनना, ज्ञान, मैं आपको बताता भी जाता हूं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और मूल्यांकन। और क्या है? मूल्यांकन, ऐसा था। लेकिन चूंकि मूल्यांकन से बड़ी चीज थी सिंथेसिस, उस सिंथेसिस को ही आगे चल के कहा गया क्रिएटिंग। क्या कहा गया? क्रिएटिंग, यानी सृजनात्मकता या सृजनता, और किसी चीज में सृजन करना। तो 2001 में इसको क्या किया गया भाई? रिवाइज करने का मतलब होता है शुद्ध किया गया। तो ज्ञान को तो ज्ञान की जगह रहने दिया गया, उसके बाद में बोध भी अपनी जगह रहा, ये तीनों चीजें सही थी, अनुप्रयोग भी रहा, उसके बाद में विश्लेषण भी रहा, लेकिन यहां पर बदल दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि सिंथेसिस को क्या कर दिया गया? सिंथेसिस को ऊपर लाया गया और इवैल्यूएशन को क्या किया गया? नीचे किया गया। तो इवैल्यूएटिंग माने मूल्यांकन, तो भैया यहां पर आ गया। आप कहोगे ठीक बात है, मूल्यांकन यहां पर आया, लेकिन यहां पर ऊपर क्या आया? तो आप कहोगे यह सिंथेसिस, लेकिन बस इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? सृजनात्मकता कर दिया गया। चाहे ये कह लो और चाहे आप क्या कह लो कि इसका नाम कर दिया गया क्रिएटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। कितना किया गया है? तो 2001 में केवल रिवाइजन बस इतना किया गया है कि जो सिंथेसिस था इसको सबसे ऊपर कर दिया गया 6वें नंबर पर, और इवैल्यूएशन को कर दिया गया 5वें नंबर पर। अब देखो इसके ये वाला समझ लो, देखो यहां पर क्या है? ये है लेवल 1। लेवल 1 में क्या है? तो आप कहोगे रिमेंबरिंग, या इसी को नॉलेज कहते हैं, इसी को कहते हैं ज्ञान। ये नई वाली है, कब की है? ये 2001 में जो रिवाइज होके आया था वो है। उसके बाद में बोध, ज्ञान के बाद क्या आया? आया बोध माने अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या आया? अप्लाइंग या एप्लीकेशन माने अनुप्रयोग। उसके बाद में क्या आया? आया विश्लेषण। फिर आया मूल्यांकन। वही देखो बदल गया है, ठीक है ना? जो भी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं सबको समझ में आएगा। और फिर उसके आगे आ गया सृजनात्मकता। क्या गया? सृजनात्मकता आ गया। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। देखो लिखा है लेवल 1। अब देखो एक और बात समझो, ये जो तीन नीचे के जो 3 लेवल होते हैं इनको कहा जाता है भैया लॉट्स। क्या कहते हैं? लॉट्स। लॉट्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनते जाओ। इनको कहते हैं लॉट्स का मतलब होता है प्यारे भैया, इसको कहते हैं लो ऑर्डर थिंकिंग। क्या कहते हैं? लो ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। लो ऑर्डर थिंकिंग माने निम्न क्रम की सोच। और यही जो, एक मिनट जरा सा रुकिएगा आप लोग, इसको हटा देते हैं, फिर यहीं पर समझाते हैं, अदरवाइज समझ में आने में दिक्कत होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा। देखिए देखिए, ये जो नीचे के जो 3 होते हैं, नीचे वाले जो 3 होते हैं, इनको हम लोग कहा करते हैं प्यारे भैया लॉट्स कहते हैं। लॉट्स का मतलब होता है लो ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, और वही जो ऊपर के होते हैं ये कैसे होते हैं? ऊपर के 3 क्या होते हैं? इनको कहते हैं हॉट्स, यानी हायर हायर ऑर्डर थिंकिंग। क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, नीचे के 3 जो होते हैं, चूंकि ये सामान्य सी बातें होती हैं कि भाई आपने नॉलेज गेन किया, उसके बाद समझा और फिर अप्लाई किया, ये तीनों चीजें सामान्य सी बात है। इसको कहते हैं लो ऑर्डर थिंकिंग माने निम्न क्रम की सोच या निम्न क्रम का मानसिक विकास, या आप कहेंगे निम्न क्रम की मानसिकता, चाहे जो कह लीजिए।
ठीक है, लॉर्ड्स कहते हैं। देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको कई बार बताता हूँ प्यारे बच्चे, बहुत सारी चीजें सीडीपी में, चूंकि भारतीय वैज्ञानिक जो है हमारे पास में, भारतीय मनोवैज्ञानिक बहुत कम है, जे बिरले एक आध की बात नहीं करते, नहीं तो बहुत कम है। यहां पर जितने भी मनोवैज्ञानिक है सब के सब कहीं ना कहीं बाहर के हुए, अमेरिका के हुए, फ्रांस के हुए, कहीं के हुए, जर्मनी के हुए, लेकिन भारत के बहुत कम हुए हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा इंग्लिश के टर्म बहुत आते हैं, तो अगर कुछ चीजें आप इंग्लिश के टर्म में ही याद रखिए, लॉर्ड्स और हॉट्स, ये क्या है, ये निचले क्रम की योग्यताएं हैं, और ये क्या है, आप कहोगे उच्च क्रम की मानसिक योग्यताएं हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये उच्च क्रम की मानसिक सोच है। ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग माने निम्न क्रम की मानसिक सोच है। याद रखिए आपसे पूछेगा निम्न में से हॉट्स में कौन नहीं आता है और निम्न में से लॉर्ड्स में कौन नहीं आता है। या रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई यानी ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग इसमें है निम्न क्रम की सोचों में। अब वहीं पर विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजनात्मकता किसमें है, उच्च लेवल की थिंकिंग में। मैंने आपको बताया कि 2001 में क्या हुआ था, रिवाइज्ड हुआ था, तो क्या हुआ है, इवैल्यूएशन नीचे आ गया, सिंथेसिस ऊपर चला गया, बस सिंथेसिस को कर दिया गया है क्रिएटिंग। आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी लास्ट में चली गई। ये भावात्मक पक्ष में क्या आता है, तो आप कहेंगे भावात्मक पक्ष जो होता है, भाई वो चीजें किस में चल रही है, तो आप कहोगे कॉग्निटिव डोमेन की। और जब अफेक्टिव डोमेन आता है तो इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि आदि चीजों से। मैंने यहाँ बताया था कि बच्चे को जरूरत भी तो होनी चाहिए, तो ये भी कह सकते हैं। क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, इसमें शारीरिक हलचल। मैंने कहा नहीं था कि आप भूखे हैं तो आपको जा करके हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तभी आप खाना खा पाएंगे या तभी आप किसी काम को करने में सफल हो पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये याद रखें ना रखें, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इन चीजों को बेहतर याद रखें कि कितने थे, नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। लॉर्ड्स और हॉट्स क्या है ये याद रखिएगा कि मैंने आपको 2 उदाहरण देकर के समझाया हुआ है, थोड़ा सा उसको याद रखेंगे और इस पर हम क्वेश्चन अगली क्लास में जरूर करेंगे या अगले दिनों में जरूर करेंगे। यहीं पर मैं आपसे विदा लूंगा। जितने भी बच्चे नए जुड़े थे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही ये चीजें हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखें। आज मैं आपसे यहीं पर विदा लूंगा, अगली क्लास में आपसे अगली बातचीत पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और याद रखिएगा आप हमारा सपोर्ट करना मत भूलें, हम आपका सपोर्ट करना कभी भी नहीं भूलेंगे। आज मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।